नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PHC बाय DC सर पर। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए और आपकी तैयारी को बूस्टअप देने के लिए मैं आपके लिए MPGK की टारगेट सीरीज चला रहा हूं। दोस्तों, आज इसका लेक्चर नंबर 43 है। दोस्तों, कभी आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी MPPSC MCQ सीरीज। तो यहाँ पर अभी तक जितने भी लेक्चर इससे संबंधित हुए हैं वह सभी लेक्चर आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, यह सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यह क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसके साथ हम करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं। तो यानी जो यह मान लीजिए कभी 90 नंबर का MP आता है तो आपके 90 नंबर पूरे इसी सीरीज से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है डेली हम 25 प्रश्न पढ़ते हैं और अभी तक 42 लेक्चर हो चुके हैं। तो भी कभी हम 42 के हिसाब से देखें तो 1050 MCQ हम लगा चुके हैं। और 1050 में हर क्वेश्चन में हम चार कम से कम डिटेल जोड़ते हैं तो लगभग आपके पास अभी भी आप जाओगे तो 4200 MCQ आप सोल्व कर चुके होगे। और यह दोस्तों बहुत बड़ी तादाद है MCQ के मामले में। तो भैया कभी 4200 5000 MCQ आप MP के पढ़ के चले गए तो भैया कहाँ पर छूटेगा। तो भैया 90 नंबर आपको सिक्योर करने हैं MPPSC के 200 नंबर में से। तो इस सीरीज को बिल्कुल देखना या स्किप करना बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। मेरा यही मानना है, 45-44 दिन बचे हुए हैं, देख डालो। खाना खाते समय देखना है, सोते समय देखना है, कभी भी देखना है, इस सीरीज को ज़रूर देखो। और कभी होता है कि भैया कुछ अदर फैक्ट मुझे मिले हैं तो उन्हें एड ऑन कर लो एक पेज में, कि जब मैं पेपर देने जाऊंगा तो इन सभी पेजों को मैं एक बार सॉल्व करके चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले हम लेक्चर नंबर 42 के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैंने कल प्रश्न पूछा था, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कखंड मठ मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, यह मुरैना जिले में स्थित है, आप सभी को पता है। फिर देखिए दूसरे राज्यपाल कौन थे। तो दूसरे राज्यपाल कौन थे, हरि विनायक पाटस्कर हमारे कौन थे, दूसरे राज्यपाल थे। और पहले कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में छगन मंगूभाई पटेल हमारे राज्यपाल है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। तो देखो भैया, विपक्ष का नेता यानी विपक्ष का नेता कौन होता है कि देखो, विधानसभा में एक होता है जिसके पास सर्वाधिक सीटें होती हैं, उसे दल बोलते हैं, यानी विधानसभा का सबसे बड़ा दल जिसका मुख्यमंत्री रहता है उसे बोलते हैं। और फिर जो दूसरा बड़ा दल होता है उसका एक विपक्ष का नेता चुना जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं तो प्रथम जो हमारे विपक्ष के नेता थे उनका नाम था विश्वनाथ यादवराव तामसकर। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ताम्र लिखा हुआ है तो भैया तांबा मेरे को कड़वा लगता है, तो कड़वे कौन होते हैं, जो विपक्ष में आपके में बोलते हैं। तो ऐसे याद रख लेना भैया कि तांबा कड़वा लगता है और कड़वा कौन होता है, जो मेरे विपक्ष में बोलता है। तो ऐसे याद हो जाएगा, विश्वनाथ यादवराव तामसकर। फिर हम दूसरे की बात करते हैं कि सर दूसरे कौन थे। तो याद रखना भैया, चंद्र प्रताप तिवारी। कौन थे, चंद्र प्रताप तिवारी दूसरे हमारे विपक्ष के नेता थे। और तीसरे कौन थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ये हमारे तीसरे विपक्ष के नेता थे। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि चौथी विधानसभा जब होती है वहीं से हमारे विपक्ष के नेता को क्या दिया जाता है, आधिकारिक आधिकारिक जो हमारे विपक्ष के नेता की घोषणा होती है वह चौथी विधानसभा से होती है। और आधिकारिक रूप से चुने गए पहले विपक्ष के नेता कौन होते हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। परंतु आपके एग्जाम में पूछा पहले कौन थे, तो विश्वनाथ यादवराव तामसकर थे। अब देखो, एक बार MPPSC ने पूछा था, निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री विपक्ष का नेता नहीं रहा है। 2022-23 के पेपर में आपको मिलेगा। तो मैं आपको मुख्यमंत्री बता देता हूँ जो विपक्ष के नेता रहे। तो देखिए, एक तो हमारे वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी हो गए। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद श्यामा चरण शुक्ल, श्यामा चरण शुक्ल के बाद द्वारिका प्रसाद मिश्र, फिर उसके बाद बनते हैं भैया हमारे कौन, कैलाश जोशी जी, जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के पहले, आप सभी को पता होगा। फिर बाबूलाल गौर बनते हैं। और बाबूलाल गौर के बाद हमारे यहाँ कौन बनता है, कमलनाथ बनते हैं। तो याद रखना, ये सभी क्या रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। यहाँ पर नोट लगा के लिख लेना, शिवराज सिंह जी चौहान
और दिग्विजय सिंह जी कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे, क्योंकि क्या होता है वो ऑप्शन में आपके सामने दिग्विजय सिंह ही डालेगा और आपके सामने शिवराज सिंह चौहान डालेगा। तो याद रख लेना, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अभी हटे हैं तो ऐसा प्रश्न वापस से पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आप कितनी सारी चीज़ें क्लियर करा रहे हैं। पहला दूसरा आपने बता दिया, कौन से मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान की बात कर देता हूं, तो वर्तमान में कौन है हमारे विपक्ष के नेता, तो सर उमंग जी सिंगार हैं। कौन है भैया? उमंग जी सिंगार हैं, जो कि कहाँ से, धार की एक विधानसभा सीट है वहाँ से संबंधित है। तो वर्तमान विपक्ष के नेता भी याद रख लेना, उमंग सिंह सिंगार है। पहले कौन थे? विश्वनाथ यादवराव तामसकर। दूसरे चंद्र प्रताप तिवारी। अब आओ भैया दूसरा प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले से मुक्त राज्य घोषित किया गया था? खुले से शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है डी। वापस से पूछा जा सकता है तो याद रखना। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो भैया, पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो याद रखना, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और पन्ना में कौन सी हमारी चट्टान पाई जाती है? तो कोडप्पा क्रम की चट्टान पाई जाती हैं। ठीक है, कोडप्पा में कौन सी श्रेणी? तो बिजावर श्रेणी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो कुरप्पा श्रेणी आ जाए या बिजावर श्रेणी आ जाए, दोनों में हमें पन्ना से हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो हीरा उत्खनन का कार्य करता है वहाँ हमारे पन्ना में कौन करता है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है। याद रखना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल लेवल की एक निगम है या कमीशन है, उसके द्वारा हमारे यहाँ क्या किया जाता है? हीरे का उत्खनन किया जाता है। अब हीरे में हम बात करते तो हीरे में हमारा क्या है? एक अधिकार है, यानी मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है यहाँ पर हीरा का उत्खनन किया जाता है। भैया उत्पादन में हम कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर हम उत्पादन में है। देखो प्रमुख खाने में बता देता हूँ इसकी, तो हमारे यहाँ मेनली कहाँ कहाँ पर? तो छतरपुर में, पन्ना में और हमारे सतना में। इन 3 स्थानों पर हमें क्या मिलता है? हीरा मिलता है। छतरपुर की कभी मैं बात करता हूँ कि सर छतरपुर में कहाँ पर मिलता है, तो छतरपुर में भैया एक अंगोरा की खान है, बंदर हीरा की खान है, फिर यहाँ पर आपको बुंडेर की खान मिलेगी। और बाक्सवाहा के जंगल में भी आपको मालूम होना चाहिए हीरे के निक्षेप पाए गए। पन्ना में कभी हम बात करते तो मझगवा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मझगवा के बाद हिनोता देखने को मिलेगा, रामखेरिया देखने को मिलेगा। तो ये सभी खाने हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? पन्ना में देखने को मिलेगी। तो ये खाने भी याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अंगोरा की खान निम्नों में से किस खनिज से संबंधित है। ठीक है भैया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब नहीं है पूछा है, सबसे पहले तो नहीं है पे अंडरलाइन कर लेना कभी भी ऐसे प्रश्न सॉल्व करो तो पहला ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला कोयला गोंडवाना सेल समूह में संचित है। तो हाँ सर, आपने बताया कि सतपुड़ा में और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बघेलखंड में हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें क्या मिलता है? कोयला प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन तो सर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश में पेंच कानन घाटी कोयला क्षेत्र मुख्य कोयला क्षेत्र उत्खनन क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही बात है सर, पेंच और कानन घाटी किस में आती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच के अंतर्गत आती है, और वहाँ पर भी हमें क्या मिलता है? कोयला प्राप्त होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो, सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। तो सर इसके ऊपर एक बार डाउट कर लूँगा, मैं आगे पढ़ता हूँ। चौथा ऑप्शन देखता हूँ। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल में स्थित है एवं सारणी तापीय विद्युत केंद्र को कोयला प्रदान करता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? थोड़े दिन पहले मैंने बताया था पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र के बारे में। याद रखना कि वहाँ बैतूल में स्थित है, और सारणी में जो सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र है उसको कोयला वहीं से जाता था। तो यहाँ भी राइट आंसर हो जाता है। अब क्या बचा? सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं है पूछा था, तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। अब देखो, सिंगरौली कोयला क्षेत्र की मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ कि तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार जो हमें देखने को मिलता है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात आप याद रख लेना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। लगभग 2330 स्क्वायर किलोमीटर में यह क्षेत्रफल फैला हुआ है। यहाँ पर मोटी जो मतलब कोयले की सबसे मोटी परत हमें देखने को मिलती है। 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक की कोयले की हमें सबसे मोटी परत सिंगरौली में देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर कुछ प्रमुख खदानों की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे प्रमुख खदानें मिलती है। एक तो मोहर की, एक बराक की,
एक झिंगुरदा की, फिर मेरे को मिलती है गोंड बहेरा की, और मेरे को मिलती है उज्जैनी की। तो ये 5 खदानें जो कोयला है वह कहाँ पर देखने को मिलती है हमें? सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख खदानें यह सभी हमें देखने को मिलती है। अब ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके टीचर ने नहीं पढ़ाए होंगे तो आपको क्या करना है, इन सभी को नोट कर लेना है। और देखो भाई, डिटेल से प्रश्न आ रहा है। मैंने कितनी बार बताया था कि भैया बैतूल के सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है और उसके बगल में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है, और जो सारणी ताप विद्युत केंद्र को जो कोयला जाता है वह पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से जाता है। ये सभी मेरे पुराने शब्द थे और आपको रिपीटेशन दिख रहा होगा कि हाँ सर रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो भाई PYQ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये 100% है। तो तैयार रहिएगा, PYQ के लिए आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सर मध्य प्रदेश में आपने बताया कि 2 कोयला क्षेत्र, एक है मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत में आपने बताया था कि यहाँ पर एक तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र मिलेगा, सोहागपुर मिलेगा और उमरिया मिलेगा। फिर सतपुड़ा में आपने बताया था कि भैया उत्तरी सतपुड़ा दक्षिणी सतपुड़ा होता है, परंतु आप तो सीधी बात करो तो मोहपानी कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है, तवा कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है, कानन घाटी कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है, पेंच कोयला क्षेत्र मुझे देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बचे, तो सर मोहपानी होगा सतपुड़ा में, सोहागपुर होगा यहाँ पर मध्य भारत में, पाथरखेड़ा, तो पाथरखेड़ा भैया यहीं पे आता है किसमें? तवा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ही, छोटी तवा नदी के किनारे ही यह पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है, जो कि कहाँ पर है? तो बैतूल के पास ही पाथरखेड़ा पड़ता है, वहीं पर हमें देखने को मिलता है। थोड़े दिन पहले चर्चाओं में भी था कि पाथरखेड़ा क्या है, पूरा जंगली इलाका है, सतपुड़ा की घनी वादियों में बसा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, बाघ चीते लगातार आते जाते रहते हैं, तो जो लोगों को आसानी से दिख जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार ट्रेनिंग की थी, बहुत अच्छा मज़ा आया था, बहुत प्राकृतिक स्थल है। कभी भी जाना हो तो एक बार पाथरखेड़ा और जो हमारा सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र है वो वाली जगह जरूर घूम के आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा दिख रहा है सर? कोरबा कोयला क्षेत्र हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। कोरबा कोयला क्षेत्र की मैं बात करता हूँ तो यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है भैया? छत्तीसगढ़ में, इस बात को याद रख लेना। सोहागपुर सर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है, ये भी बात याद रख लेना। इसका विस्तार मुझे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। जैसे अभी पहला प्रश्न पूछा था ना, सतपुड़ा सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसे भी याद रख लेना। सोहागपुर कोयला क्षेत्र का विस्तार मुझे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वापस से पूछा नहीं है। अब देखो भैया, यहाँ पर दे रखी है सिंचाई परियोजना और यहाँ पर दे रखी है नदी और सहायक नदी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं बाण सागर परियोजना किस जिले में है, किस नदी पर बनी हुई है? तो सर सोन नदी पर बनी हुई है, ये बिल्कुल सही है। और कहाँ पर? शहडोल जिले में बनी हुई है, ठीक है। फिर तवा परियोजना सर तवा नदी पर बनी हुई है, और कहाँ पर? तो सर नर्मदापुरम के इटारसी नामक स्थान पर यह परियोजना बनी हुई है, ठीक है। और तवा जो रिजर्वायर था उसे हाल ही में किसमें? रामसर साइट में शामिल किया गया था। और तवा जो रिजर्वायर है वहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है, ये बात याद रखना है। अब पेंच परियोजना पेंच नदी पे बनी हुई है, ये भी बिल्कुल सही है सर, छिंदवाड़ा में यह परियोजना बनी हुई है। फिर बात आती कोलार परियोजना की, तो कोलार परियोजना मैंने आपको बताई थी कहाँ पर? सीहोर जिले में बनी हुई है। और किस नदी पर बनी हुई? तो सर कोलार नदी पर बनी हुई है। और कोलार नदी किस नदी की सहायक बताई थी? तो सर नर्मदा नदी की आपने सहायक बताई थी। और कोलार परियोजना का जो पानी है वह सीहोर और भोपाल जिले में दोनों स्थानों पर फैला हुआ है, परंतु इसको बताया जाता है किस जिले में? सीहोर जिले में बना हुआ है। किस नदी के ऊपर? कोलार के ऊपर। तो बेतवा पे नहीं बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा था, तो याद रख लेना कोलार परियोजना सीहोर में, बेतवा नदी पर नहीं है, ठीक है। बाण सागर परियोजना आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। किस किस के बीच में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है? संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश की है, पेंच परियोजना भी मध्य प्रदेश की है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको MPPSC की जो हमारी टेट सीरीज चल रही है उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों मात्र 99 रुपये में यह टेट सीरीज आपको मिल रही है।
2 बार सैंडविच खा लोगे, उसका पैसा भी कहीं बचा लोगे ना, तो आपको क्या होगा, यह टेस्ट सीरीज परचेस आप आसानी से कर लोगे। इसमें आपको 20 तो एफएलटी मिलेगी, साथ में 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं और मात्र 99 रुपये में। इसकी खासियत क्या है कि इसमें आपको पीडीएफ भी प्रदान की जा रही है, जिसको आप निकाल कर ऑफलाइन मोड पर भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को भैया बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें, कर लो ज्वाइन, आपका फ़ायदा है, इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट ज़रूर होगा। और दोस्तों कल हमारा एक टेस्ट है, कौन सा, भारत, मतलब जो हमारी भारत की पॉलिटी है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, उसका कल टेस्ट है, तो उसके लिए तैयार रहना। कल 11 बजे आपके लिए टेस्ट अपलोड हो जाएगा, साथ में आपके लिए पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। कभी आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 13 है, जो कि हमारा कल होगा। और कौन सा टेस्ट है, भारत का संविधान हमारा टेस्ट है। फिर टेस्ट नंबर 14 होगा, कब, FLT 7 5 तारीख के दिन। तो तैयार रहिए दोस्तों, यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कि पेपर में कहाँ से जितने ऑब्जेक्टिव आप लगाओगे प्रीलिम्स के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे मेंस के लिए आप जितना ज़्यादा लेखन करते हो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, प्रीलिम्स उसी प्रकार है, जितनी ज़्यादा आप MCQ लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? तो नर्मदा क्या बालाघाट तरफ बहती है? सर नहीं। ठीक है, ताप्ती, सर ताप्ती तो पश्चिम दिशा में चली जाती है बैतूल से होते हुए। और बालाघाट क्या है, हमारा सबसे दक्षिण पूर्वी जिला है। मटियारी, तो मटियारी भी नहीं जाती है सर। ठीक है, मटियारी हमारे मंडला में घूमती रहती है सर। तो किस नदी से नहर सिंचाई सुविधाएं प्रदान होती हैं? तो बेनगंगा से। तो बेनगंगा पे बना हुआ है भैया एक भीमगढ़ बांध। कौन सा बांध? भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर बांध भी बोला जाता है। और ये बांध कहाँ पर है? सिवनी जिले में बना हुआ है। ठीक है, यह एशिया का पहला मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है, ये बात भी याद रख लेना। तो सिवनी जिले में और बालाघाट जिले में इस परियोजना के माध्यम से क्या होती है? सिंचाई होती है। तो याद रखना, बालाघाट में एक और परियोजना बनी हुई है, राजीव सागर परियोजना जिसे बोलते हैं, या 52 थड़ी परियोजना भी उसे बोला जाता है। क्या? राजीव सागर या 52 थड़ी परियोजना बोला जाता है। वह 52 थड़ी नदी पर बनी हुई है बालाघाट में। उसके माध्यम से भी क्या होती है? सिंचाई होती है बालाघाट में, परंतु मुख्य रूप से किससे? भीमगढ़ बांध से सिंचाई होती है। बेनगंगा नदी की हम बात करते तो सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और वर्धा प्लस बेनगंगा, ये दोनों नदी जाके कहाँ पर मिलती हैं? तो दोनों नदी सर महाराष्ट्र में जाके मिलती है। और इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, याद रखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है? अब कितनी बार मैंने बेगा जनजाति की आपको उपजाति बता दी है, आज वापस से प्रश्न सेम के सेम रिपीट हुआ है। तो देखो सर, बिझवार बिल्कुल सही है, आपने बताई थी। नरोतिया बताई थी सर, भरोतिया आपने बताई थी, कठमेना बताई थी। तो ये तीन ही क्या हैं? बेगा जनजाति की उपजातियाँ हैं। और उपजाति से प्रश्न इस बार जरूर आएगा। ठीक है, याद रखना, उपजाति से प्रश्न जरूर आएगा। और यहाँ पर नहीं है पूछा था, तो जो बाडोया है वहाँ क्या है? बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है। अब देखो, बेगा जनजाति की हम बात करते हैं तो बेगा जनजाति अपने आप को द्रविडियन मूल का बताती है। किसका? द्रविडियन मूल का मानती है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की अति पिछड़े जनजातियों में शामिल है, क्योंकि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की 3 जनजाति अति पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी? बेगा, भारिया और सहरिया। तो बेगा उसी में शामिल है। यहाँ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। बालाघाट हुआ, उमरिया हुआ, मंडला हुआ, इन क्षेत्रों में यह जनजाति निवास करती है। अब देखो, इन जनजाति की हम उपजाति की और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो 3 तो आपको दिख गई होंगी, बिझवार, नरोतिया, भरोतिया। उसके बाद आपको याद रखना है नाहर, भरोतिया नहीं लिखा है ना, भरोतिया भी लिख लो। नाहर, भरोतिया, बिजवार, तो ये सभी आपको याद रखना है। 5 हो गई, कितनी? बिजवार, नरोतिया, कठमेना, नाहर और भरोतिया, ये इनकी उपजाति है। अब देखो भैया, एक बात याद रखना कि यहाँ साल वृक्ष में बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। किसकी? बूढ़ा देव की पूजा करते हैं।
तो ऐसा MPPSC में पूछा था, निम्न में से कौन सी जनजाति साल वृक्ष में बूढ़ा देव की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति है? वह बेगा जनजाति, याद रखना। इनमें एक तिनका तोड़ना प्रथा चलती है, तिनका तोड़ना प्रथा चलती है, जो कि किससे संबंधित है? तलाक से संबंधित है। ठीक है, यानी तिनका तोड़ देते हैं और इनके मध्य क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। तो तिनका तोड़ना प्रथा किस में है? तो बेगा जनजाति में। ये बात आपको याद रखना है। इनकी कृषि को, जो स्थानांतरित कृषि जो यह लोग करते हैं, उन्हें बेवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवार या पोंडू कहा जाता है, दोनों याद रखना। ठीक है, उसके अलावा एक और बात याद रखना कि ये धरती को अपनी माँ के समान मानते हैं, धरती को माँ के समान मानते हैं। और हल चलाने को क्या मानते हैं? पाप मानते हैं। हल चलाना क्या मानते हैं? पाप मानती है। कौन सी? बेगा जनजाति, आपको याद रखना है। बेरियर एल्विन ने इनके ऊपर एक बुक लिखी थी, कौन सी? द बेगास नामक। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, किसके बारे में? बेगा जनजाति के। एक और पॉइंट बता देता हूँ कि ये गोंड को अपना पुरोहित बताते हैं। किसको? गोंड जनजाति को अपना पुरोहित मानते हैं। तो ये बात भी याद रखना, यहीं से आपके पेपर में प्रश्न मिल जाएंगे। इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर निम्न में से कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व कितनी बार बता चुके हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो सर, एक वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करते तो कितना है? 236 है। और 2001 में कितना था? 196 था। और राष्ट्रीय जो जनसंख्या घनत्व है वहाँ कितना है? 382 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? भोपाल में। कितना? 855। उसके बाद कहाँ पर देखने को मिलता है? इंदौर में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर? तो डिंडोरी में देखने को मिलता है सर। कितना? 94। तो ये सभी पॉइंट से आपसे बार बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 236। यहाँ पर 2001 आ जाए तो आप कितना लगा के आइएगा? 196। कितने अंकों की वृद्धि हुई थी? तो सर 40 अंकों की वृद्धि हुई थी जनसंख्या घनत्व में। ये बात भी आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक की हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पर देखने को मिलती है? हमें सिंगरौली में। सबसे बड़ा पूछ लेगा तो आप क्या बता के आओगे? सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और सबसे छोटा पूछ लेगा तो आपको बता के आना है, उमरिया कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रति वर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है? तो देखो भैया, पहले तो किसान सम्मान निधि की योजना की बात कर लेते हैं, जो केंद्र सरकार ने चालू की। तो केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी और उसके तहत कितने? 6,000 रुपये उन्हें दिए जाते थे। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी फिर क्या करा? सितंबर 2022 में हमारे यहाँ कौन सी योजना चालू होती है? और उसकी तारीख रहती है भैया लगभग 9 या 22 तारीख रहती है मेरे हिसाब से। कब? 9 या 22 तारीख रहती है। और 22 तारीख के दिन, 22 सितंबर 2022 के दिन हमारे यहाँ क्या चालू होती है? किसान सम्मान निधि चालू होती है। अभी कल मैंने बताया था तो एक बार याद रख लेना। सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना लाई जाती, किसके द्वारा? शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा। इस योजना के माध्यम से पहले हमारे यहाँ 4,000 रुपये दिए जाते थे, परंतु 2024 में चुनाव से पहले इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6,000 रुपये कर दिया गया था। तो कितनी राशि दी जाती है आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। पहले 4,000 दी जाती थी तो इसलिए 4,000 ऑप्शन था। फिर 2023 में इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 6,000। तो वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? तो आपको याद रखना है सर, 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कब शुरू होती है? तो 22 सितंबर 2020 के दिन। सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने। 22 सितंबर 2020 के दिन हमारे यहाँ कौन सी योजना शुरू होती है? मध्य प्रदेश सरकार किसान सम्मान निधि योजना शुरू होती है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
तो वह भैया प्रसिद्ध है कौन से के लिए? हीरा के लिए। अब यहाँ पर पूछ लेगा कि पन्ना में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया कुड़प्पा। कभी श्रेणी पूछ लेता तो आपको लगा के आना है बिजावर श्रेणी। ठीक है, तो दोनों बातें याद रख लेना। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। पहले नंबर पर है हम मध्य प्रदेश में, ये सभी बातें मैंने बताई थी। मैग्नीज कहाँ पर? तो बालाघाट जिले में, ये बात भी मैंने बताई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। अब देखो केवल इन्हें चंबल नहर सिंचाई परियोजना पूछी है। सिंध बेसिन, गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, ताप्ती बेसिन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सर यमुना बेसिन होगा। क्यों? क्योंकि चंबल नदी किस में जाके मिलती? यमुना में जाके मिलती। कभी ऐसा आता गंगा यमुना नदी तंत्र, तो आप गंगा यमुना नदी तंत्र लगा के आते हैं। कई बार अलग से पूछेगा तो क्या लगा के आना है? यमुना बेसिन लगा के आना है। क्यों? क्योंकि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? हमारी यमुना नदी की सहायक है। अब चंबल नदी के ऊपर 3 बांध बने हुए हैं और तीन के बारे में मैंने आपको बताया गरज। ये ट्रिक मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ। गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप और जा से जवाहर सागर। आज इसके बारे में आपको कमेंट देना है कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं देखता हूँ कितने लोग सही से देते हैं। जो लोग सही से सुन रहे होंगे वो बिल्कुल सही आंसर देंगे। फिर देखो गंगा बेसिन से कभी पूछ लेगा तो बाण सागर परियोजना जो है, बाण सागर सिंचाई परियोजना किस नदी बेसिन का भाग है? तो भाग गंगा बेसिन का भाग आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अभी हाल बताया 1 मिनट पहले। जवाहर सागर किस पे है? किस पे है जवाहर सागर? जल्दी से बता दो। गांधी सागर पढ़ी ना अभी हाल आपने? गरज मैंने ट्रिक बताई है। तो जवाहर सागर भी किस पे होगी? चंबल पे। और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कोटा राजस्थान में। और यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जो चंबल नहर सिंचाई परियोजना जिसमें गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर आते हैं, ये तीनों किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में काली सिंध, चंबल और पार्वती को कनेक्ट करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। वहाँ भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो देखो भैया मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल की हम बात करते तो गेहूँ। क्यों? क्योंकि गेहूँ मध्य प्रदेश के लगभग 70 से 80% हिस्सों पर बोया जाता है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ। और भारत की सबसे प्रमुख फसल पूछेगा तो आपको बता के आना है चावल। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर कर लेना। सबसे ज़्यादा मक्का हमारे यहाँ क्या कहाँ पर होती है? तो सर छिंदवाड़ा ज़िले में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मक्का होती है। इसलिए मक्का ज़िला किसे कहते हैं? छिंदवाड़ा ज़िले को कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो मध्य प्रदेश शासन की बात कर रहा है। द्रोणाचार्य तो आप सभी को पता है भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कल मैंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जो आए थे उसकी वीडियो डाली थी, कभी नहीं देखी तो जाके देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 1 महीने पुराना करंट अफेयर पूछते हैं, तो क्या मालूम 2024 का वहाँ पूछ ले, इसलिए तैयार रहना। अब देखो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं खेलों में, मुख्य रूप से विक्रम, एकलव्य और विश्वामित्र। विश्वामित्र जो दिया जाता है वह कोच को दिया जाता है, एकलव्य दिया जाता है जो जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, और विक्रम जो दिया जाता है वह सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। फिर हमारे यहाँ मलखंभ खेल में कौन सा दिया जाता है? तो प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। फिर हमारे यहाँ एक और पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो याद रख लेना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखो भैया मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की मैंने पहले भी आपको बताया था कहाँ पर है, तो जबलपुर में स्थित है। याद रखना, जो पढ़ाई में अच्छा होगा वही तीर अच्छे से लगा पाएगा, ऐसे याद रख लेना। और सबसे अच्छी पढ़ाई वाले लोग कहाँ पर रहते हैं? जबलपुर में। लगभग 80% लोग पढ़े लिखे हैं जबलपुर के। तो याद रखना मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है? तो जबलपुर में। भोपाल में मैंने आपको बताई थी शूटिंग अकादमी है, बताई थी मैंने आपको। फिर देखो शिवपुरी में क्रिकेट अकादमी खुल रही है, ये याद रख लेना। उज्जैन में कौन सी? तो सर उज्जैन में मलखंभ अकादमी खोली जा रही है। तो इन सभी 4-5 अकादमी के बारे में अभी याद रख लो। बाकी मैंने पुराने वाले वीडियो में लगभग 8 से 10 अकादमियाँ हर बार पढ़ाई थी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? देखो पहले तो राज्य मानव अधिकार आयोग की हम बात कर लेते हैं।
तो राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत मध्य प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1995 में। कब की गई थी? सितंबर 1995 में की गई थी। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है मनोहर ममतानी। कौन है भैया? याद रख लेना, मनोहर ममतानी एक्टिंग चीफ हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब इनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है या सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। और किसके द्वारा बनाई जाती है? तो वह राज्यपाल द्वारा गठित की जाती है। उसमें कौन कौन शामिल रहते हैं? एक हमारे मुख्यमंत्री शामिल रहते हैं, फिर एक होता है विधानसभा का अध्यक्ष, फिर एक होता है गृह मंत्री और एक होता है इसका विपक्ष का नेता। 4 लोग शामिल होते हैं। जो विपक्ष का नेता होता है विधानसभा का वह भी शामिल होता है। कितने? 4 सदस्य शामिल होते हैं, 3 नहीं। तो यहाँ पर राज्यपाल इस समिति का गठन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, क्योंकि इसमें पूछा था नहीं है। ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश का जो मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह भोपाल में, और भोपाल में कहाँ पर? पर्यावास भवन में। ये बात याद रख लेना, पर्यावास भवन में किस आयोग का मुख्यालय, या बार बार पूछा जाता है तो याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है? तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के माध्यम से 11 अप्रैल 2017 के दिन की जाती है। ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा होती है 16। धारा 16 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना 11 अप्रैल 2017 को की जाती है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता है भोपाल राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खां ने की थी। दोस्त मोहम्मद खां द्वारा 1724 में इस्लाम नगर में भोपाल रियासत की स्थापना की जाती है। इस्लाम नगर का जो पुराना नाम होता है जगदीशपुर होता है। तो दोस्त मोहम्मद खां इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर कर देता है और वहाँ पर भोपाल रियासत की स्थापना करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? जगदीशपुर कर दिया गया था। दोस्त मोहम्मद खां आप सभी को याद होना चाहिए कि अफ़गान मूल का राजा था। ठीक है। फिर यहाँ से एक और प्रश्न आता है, अफ़गान मूल का तो आता ही है, और एक और आता है कि जो भोपाल राज्य था उसके जो राजा थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है नवाब के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा बीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो राजा बीर सिंह देव पहले तो याद रखना किसके? बघेलखंड रियासत के राजा थे। और ये वही राजा थे जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका? बाबर का सहयोग किया था। याद रखना किसका? बाबर का सहयोग किया था अप्रत्यक्ष रूप से। तो इनकी जो राजधानी थी वह क्या थी? गहोरा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो मांडू विजय को दक्षिण भारत की कुंजी जो जिसने कहा था उनका नाम था अमीर खुसरो। ठीक है। ये प्रश्न भी बार बार 2-3 बार रिपीट हुआ है तो याद रखना। अब देखिए मैं लाइव कोर्स की बात बता देता हूँ। तो भैया हमारा लाइव कोर्स चल रहा है। 15 जनवरी तक यह कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और मात्र यह अभी 999 रुपये में मिल रहा है। तो जिस बच्चे को रिवीजन करना है या जो नया पढ़ना स्टार्ट हुआ है वह इस कोर्स को लेने में बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि कोर्स कंप्लीट कराना बहुत बड़ी बात है और हमने कोर्स कंप्लीट कराया है। तो इस जो लाइव कोर्स है उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। उसके बाद आपका रिवीजन भी कराया जाएगा, साथ साथ बहुत सारी आपको फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। तो इस कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। एक है कपिल परमार और दूसरी है रूबीना फ्रांसिस। याद रखना इन दोनों को क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इनका नाम है निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री। प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। ओमकारेश्वर में स्थापित शंकराचार्य की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी को पता है कितनी है? 108 फीट ऊंची वह मूर्ति, और कहाँ पर स्थापित की गई है? खंडवा के ओमकारेश्वर में स्थापित की गई है। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी देखे जाना है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पीताम्बरा मंदिर स्थित है। दूसरा है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 10 पुर अभिलेख है। तो दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करना। कल फिर हम वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।